चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास का। आज पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1471, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1391, ऑप्शन डी 1061। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1191। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ मोहम्मद गोरी से, और भारत में तुर्की राज की स्थापना हो गई। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरदौस शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला असफल आक्रमण हुआ। अरबों ने 712 ईस्वी में 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दाहिर को परास्त कर सिंध पर विजय पाई। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चशनामा में और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध या मासूम सिंध से प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 600 ईस्वी, ऑप्शन बी 980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1200 ईस्वी, ऑप्शन डी 1527 ईस्वी। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी लोदी, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी तुगलक। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1300 ईस्वी तक शासन किया। ईस्वी तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक थे। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आराम शाह। चलिए अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से कमेंट में बताइए, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में
1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। चलिए देख, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बलबन ने। और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। लव और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलामवंशी शासक बलबन ने 1266 से 1287 ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा, इसने जो है सिजदा और पैबोस, सिजदा पैबोस, सिजदा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव भी शुरू कराया। नवरोज उत्सव ये किसने शुरू कराया था? बलबन ने। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, इससे जुड़े हुए तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। काजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया है। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? आपके ऑप्शन है 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से 1334, 1410 से 1437। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ऐसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। चलिए बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी शाह वंश। चलिए बच्चों, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सैयद वंश से संबंधित था। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी का संस्थापक था। इसने आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दिगपाल की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक रहा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1421 से 1434 ईस्वी, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517 ईस्वी, 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। चलिए जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 1489 से 1517 ईस्वी। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। इसने जो है आगरा नगर की स्थापना की। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई इसकी। विजयनगर प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासक को कहा जाता था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रजापति,
ऑप्शन बी अश्वपति, ऑप्शन सी मेघपति, ऑप्शन डी नरपति। चलिए बच्चों बताइए जल्दी से आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नरपति। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को नरपति, लोगों का स्वामी कहा जाता था। नरपति का मतलब होता है लोगों का स्वामी, स्वामी कहा जाता था। अश्वपति विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों के घोड़ों के स्वामी को कहा जाता था। अश्वपत जो है घोड़ों के स्वामी को कहा जाता था, घोड़ों के स्वामी, स्वामी को जो है अश्वपत कहा जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, ऑप्शन डी वीर नरसिंह। चलिए देखते हैं बच्चों आपका ऑप्शन क्या सही होगा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वीर नरसिंह। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बला पहाड़ की संज्ञा दी गई। तुलु वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलु वंश के 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था। 6 शासकों ने। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। क्या आप लोगों को पता है। ऑप्शन ए बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। चलिए और कुछ देख लेते हैं इससे संबंधित। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक रहा। मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए बताइए बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य था। चलिए और कुछ देख लेते हैं इससे संबंधित। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर ने, अभी इसको तो हमने बताई है, दोनों भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने, अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। इसमें इसका वर्तमान नाम जो है हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर राय, ऑप्शन बी बुक्का राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन दोनों गलत हैं, क्योंकि इसमें जो है आपके ऑप्शन 2 सही होंगे। हरिहर राय और बुक्का इन दोनों भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु अंगद ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपका सही ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसी अन्य हस्तियों के लेखन को भी जोड़ा गया। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना गुरु अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने की थी। यह पुस्तक गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी है। गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। बताइए बच्चों आपका सही ऑप्शन क्या होगा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी की
जयंती गुरु पर्व के त्यौहार के रूप में बनाई जाती है। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के को रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तथा मूर्ति पूजा को निरर्थक माना। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1679, ऑप्शन बी 1684, ऑप्शन सी 1691, ऑप्शन डी 1702। तो बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए दिए हुए ऑप्शन में आपका कोई भी जवाब नहीं है। आपका सही जवाब होगा 1699। 1699। गुरु गोविंद सिंह धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया और अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख गुरुमत्ता समारोह में भाग लिया हो और सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा 5 भौतिक वस्तुओं केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हों। इनकी 5 जो भौतिक वस्तुएं हैं वो क्या क्या है? केस, कंघा, कड़ा और कच्छा और कृपाण। ये याद रखना, ये 5 भौतिक वस्तुएं कहीं एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1699 ईस्वी में किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। बताइए बच्चों जल्दी से, आखिरी 10वें गुरु कौन थे? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए एक नजर जो है सभी सिख गुरुओं पर डालते हैं, है ना। तो सिख धर्म में 10 गुरु हैं जिनके नाम निम्न हैं। पहले गुरु नानक देव, इनको तो जरूर याद रखना था। गुरु नानक, इनको आप लोग जरूर याद रखिए। गुरु नानक देव, इन्होंने इस धर्म की स्थापना की। और दूसरे हैं अंगद, तीसरे हैं अमरदास, चौथे हैं रामदास, पांचवे हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव का भी वो नाम आता है, इनका भी याद रखिएगा, है ना। अर्जुन देव, अर्जुन देव। हरगोविंद सिंह छठे हैं, सातवें हैं हर राय, आठवें हैं हरिकिशन, नौवे हैं तेग बहादुर और 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इनका भी आप लोग नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, अंतिम गुरु कौन थे और पहले पहले और अंतिम। लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी ने लंगर की स्थापना की। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना तथा लंगर परंपरा को शुरू किया। दूसरे गुरु लहना, गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो स्थायी किसने बनाया है? गुरु अंगद ने जो है इसको स्थायी बनाया। शुरू किसने किया था? गुरु नानक जी ने शुरू किया था और गुरु अंगद ने इसको स्थायी व्यवस्था बनाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु हरराय। बच्चों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ को संकलित किया। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। सिखों के 5वें गुरु, ये किस नंबर के थे? ये 5वें गुरु थे, है ना। ये 5वें गुरु थे। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। इन्होंने अमृतसर नगर, पूर्व नाम रामदास का निर्माण पूरा कराया और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब भी बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी को फांसी दे दी। ये भी याद रखना है ना। इनको जो है 1606 में फांसी दे दी गई और वो भी किसके द्वारा दी? जहांगीर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ऑप्शन ए
अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले हमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है ना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का इनमें से किसी को जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामदास। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामानंद जी ने जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का प्रयास किया, है ना। और इनसे जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 800 ईसा से 1700 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारो तत् एवं नैनारो से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने इसे उत्तर भारत में लाए। उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम से के उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का इनमें से किसको श्रेय जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामदास। तो बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामानंद। चलिए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 से 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी, है ना। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अलवारो एवं नैनारो से हुआ। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत लाए। इन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम से उच्चारण से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे, 1506 गुरु नानक का जन्म, 1590 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 वास्को डिगामा कालीकट में आए। बताइए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है? तो आपका सही से मेल नहीं खाता ऑप्शन बी। इसका सही जवाब भी क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में, है ना। 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गांव तलवंडी वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी विद्यापति। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना। लेकिन और भी कुछ देख लेते हैं, है ना। कबीरदास की रचना बीजक है। तो सूरदास ने क्या कौन कौन सी लिखी? तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना। जिसमें सूरदास में सब में सा है, याद रखिएगा। क्या क्या है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और विद्यापति की रचनाएं कौन सी हैं? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। तो पहले वाली दो तो एक ही नाम से है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संगमरमर पर पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों बताइए? आपका सही जवाब होगा शाहजहां के समय जो है रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम लोकप्रिय हुआ। और इससे कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। संगमरमर पर पित्रा दुरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल है ना। इस जहां इस समय का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? ताजमहल तथा एतमदौला का मकबरा। ये भी याद रखना, एतमदौला दौला का मकबरा। ये दोनों जो है रंगीन पत्थर की जड़ाई के काम के लिए मतलब उदाहरण है इनके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। जजिया फिर से लगाने वाले, है ना, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो बच्चों आपका सही ऑप्शन क्या होगा? दोबारा जजिया किसने लगाया था? दोबारा जजिया लगाया था ऑप्शन बी औरंगजेब ने, है ना। इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास में जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, है ना। इसमें मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से, मतलब मुस्लिम राज्य में जो रहने वाले हैं गैर मुस्लिम लोगों से ये वसूला जाता था, भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन
कासिम ने, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत के सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। ये समाप्त किसने किया था? अकबर ने। और सबसे पहले लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया, इसने आके दोबारा से इसके बाद इसने फिर से जजिया कर लगा दिया, है ना। चलिए देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था? ऑप्शन ए गुप्त सम्राट, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट, ऑप्शन सी मुगल सम्राट, ऑप्शन डी शुंग सम्राट। तो बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो उस समय शासन किसका हो सकता है? उस समय मुगल सम्राट का शासन था, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, 1600 में। इस समय मुगल बादशाह अकबर का 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन रहा। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिसने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, वो ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार पर एक अधिकार किए गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनमें उनके निम्नलिखित से में से किस श्रेष्ठ दरबारी को जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी राजा मान सिंह, ऑप्शन सी राजा टोडरमल और ऑप्शन डी खयाम। तो बताइए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजा टोडरमल, है ना। और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पढ़ो उसके साथ आपके 4 क्वेश्चन और साथ में ही कंप्लीट हो जाए, है ना। तो देखते हैं, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। वो अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी, ये टोडरमल क्या थे? राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी अधिकारी थे। पूर्व में उन्होंने शेरशाह के दरबार में भी सेवा दी थी। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडरमल ने की थी, जिसे प्राय टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है ना। तो जो है इन्होंने जब्ती जब्ती प्रणाली की व्यवस्था भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। बाद में से क्या कहा गया? बंदोबस्त। चलिए याद रखिएगा, है ना। ये देखिए अगला प्रश्न, अभी इसके बारे में हमने बताया है ना। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इसके बारे में सब कुछ बताया, किस वर्ष लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई। लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पानीपत की लड़ाई 1526 में, है ना, 1526 में लड़ी गई। और किसके बीच लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ी गई, है ना। बाबर और लोधी वंश के, बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी मारा गया। इब्राहिम लोधी जो है इस लड़ाई में मारा गया, है ना, मारा गया। और बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में डाल दी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए आप लोग इनको याद जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन, है ना। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें बताएंगे, है ना, कि किसके बीच लड़ा गया। अभी इसके बारे में हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किसके बीच लड़ा गया, है ना, और कब लड़ा गया, ये तो दिया ही हुआ। निम्न में से किस शासक की मृत्यु, है ना, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? वैसे ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? नहीं पता ना? आपका सही जवाब होगा हुमायूं। और ये भी हमको देखना है कमेंट में कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। और जिनको जो जो क्वेश्चन आता है वो सही जवाब देंगे, हमारे जवाब देने के पहले जो बच्चे जवाब देंगे ये हम मानेंगे उनको, हाँ ठीक ठाक उनकी तैयारी चल रही है ना। चलिए देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं व एवं शेर खां के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजय हुआ। युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की पदवी भी धारण की। इसके बाद कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेरशाह से इसके बाद बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं एक बार फिर शेरशाह से पराजित हुआ और सिंध होते हुए ईरान चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक उसने निर्वासित जीवन 15 वर्षों तक जो है निर्वासित जीवन उसने जो है
व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब में सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली पर की गद्दी पर बैठ गया। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीनपनाह भवन में, कहां पर इसकी हुई थी? दीनपनाह, दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई, है ना। तो चलिए देखें अब अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं। हाँ प्यार बच्चों, आप लोग जो है पानीपत की सभी लड़ाइयाँ कब और किसके बीच और कौन जीता कौन हारा, ये सब जरूर याद रखिएगा, है ना। क्योंकि बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होता है तो ये मान के चलिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी, ऑप्शन डी 1524 ईस्वी। बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन है, युद्ध के लिए सेवा का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। चलिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक कोतवाल का जो है कि भूमिका वहां क्या होती थी? कोतवाल है तो हमारे हिसाब से तो होना तो यही चाहिए, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। और इसे पता क्या कहा जाता है? इसे जो है साथ में नगर का प्रधान भी कहा जाता था। जो कोतवाल होता था इसे क्या कहा जाता था? नगर प्रधान। ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। तो इस पुस्तक का क्या नाम है बताइए बच्चों। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुगलनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी बाबर मुबारक और ऑप्शन डी बाबर बिहाया। तो बच्चों आपकी ऑप्शन कौन सही होगा जल्दी बताइए। देखिए मुगलनामा तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है। अब तीन है, तीनों में बाबर है, तो बाबर अपनी जो है आत्मकथा किसमें लिख सकता है बताइए। आपका सही जवाब होगा बाबरनामा, है ना। और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हम लोग और देख लेते हैं। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से था। इसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से था। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसको तुजुक ए बाबरी, इसको और क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबर नाम से भी जाना, बाबरनामा से भी जाना जाता है। यह किताब, ये पता है, ये तुर्की में किताब थी। किस भाषा में थी? ये तुर्की में थी। लेकिन और मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, फारसी, है ना। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर और मेवाड़, विजयनगर और मेवाड़ राज्य का भी इसमें उल्लेख किया है ना। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में, है ना। और कैसे हुई, क्या हुआ, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, है ना। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन है जहांदार शाह, बहादुर शाह, फारुखसियर, मोहम्मद शाह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, है ना, जहांदार शाह। ये पहला कठपुतली सम्राट था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें हम लोग, है ना। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह जो है, ये जो है 51 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, है ना। जुल्फिकार खां को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के हाथों कठपुतली बन गया। जहांदार शाह के शासन में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी। जहांदार शाह के लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का, मतलब इसके शासन में लाल कुमारी एक वेश्या थी, उसको भी हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार था। लोग इसे लंपट, इसे और पता है, इसे लंपट और लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, है ना। किस जो है मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसे कहा जाता था। अजीम उस शाह के पुत्र फारूखसियर ने सैयद बंदियों अब्दुल खां एवं हुसैन अली के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, है ना। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। बताइए बच्चों आपका ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने की थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रहीम खान, ऑप्शन डी बैरम खान। आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों, बताइए जल्दी से क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रहीम खान। ठीक चल, अकबर के नौरतन के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। बताइए इसमें से एक कौन सा मेल नहीं खाता है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वह राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। वह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नौरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। जल्दी से बताइए बच्चों, आपका सही ऑप्शन होगा शाहजहां, है ना। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार चरमोत्कर्ष पर था। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।